हेलो स्टूडेंट, अब मैं यहाँ पर आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज के ऐसे कौन कौन से कंपोनेंट्स है जिस पे डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस डिपेंड है, या ऐसे कौन से फैक्टर है जिस पे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंजेस डिपेंड है। तो फॉरेन एक्सचेंज का डिटर्मिनेशन जो होता है आपने पहले देखा कि टू होगा, डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस के बिहाफ पे होगा। तो ऐसे बहुत से कंपोनेंट्स है जिनसे फॉरेन एक्सचेंज की जो है वो सप्लाई इंक्रीज होती है, और ऐसे बहुत से कंपोनेंट्स है जिनसे फॉरेन एक्सचेंज की जो है वो डिमांड इंक्रीज होती है। देन फर्स्ट कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फर्स्ट जो मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ वो कंपोनेंट्स कर रही हूँ जिस पर फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड डिपेंड होते हैं कि वाई डू वी डिमांड फॉरेन एक्सचेंज, की हमें क्यों चाहिए, हम क्यों इसकी डिमांड करते हैं, हमारी कंट्री में इतनी डिमांड क्यों है कि हमें क्यों यूएस डॉलर चाहिए, क्यों पाउंड चाहिए, क्यों हमें जो है डिफरेंट कंट्रीज़ की करेंसी की जो है वो हमारी डिमांड रहती है। तो देन फर्स्ट है कि रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन, कि हमारी कंट्री में हमारी इकोनॉमी जो है उसने बहुत से लोन्स ले रखे हैं अदर डिफरेंट टाइप्स की कंट्रीज से। तो जब हम लोन लेते हैं तो वो हमें अपनी कंट्री की करेंसी में देते हैं, तो जब वापस पेमेंट का टाइम आता है तो ऑलमोस्ट कंट्री की जो फर्स्ट टर्म या कंडीशन फिक्स्ड होती है वो होता है कि उनकी कंट्री में या तो लोन पे किया जाए, या फिर जो एक इंटरनेशनल यूएस डॉलर है उसकी डिमांड बहुत हाई रहती है इंटरनेशनल मार्केट में, तो एटलीस्ट यूएस डॉलर में पे किया जाए। तो जब हमने लोन लिया है तो जब उसका रीपेमेंट का टाइम आएगा तो इंटरनेशनल जो फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड है वो हमारी कंट्री में इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि उसका जो पेमेंट करना है उसको हमें कहीं ना कहीं से मैनेज करना ही पड़ेगा। तो हम उसको कहीं ना कहीं से खरीद करके फिर उसका जो है रीपेमेंट करते हैं। तो रीपेमेंट के लिए फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड होती है, जिस पर्टिकुलर कंट्री से हमने लोन लिया या तो उसकी कंट्री की करेंसी में या फिर यूएस डॉलर की में। सेकेंड आता है इन्वेस्टमेंट इन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि सपोज कीजिए कि हमारे यहाँ से हमारी गवर्नमेंट जो है वो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में इन्वेस्ट करना चाहती है, कोई इंस्टीट्यूशंस, गवर्नमेंट, प्राइवेट सेक्टर्स, इंडिविजुअल पर्सन, कोई भी। तो जब हम वहाँ इन्वेस्टमेंट करना हो तो वैसे तो एक्सचेंज की फैसिलिटी अवेलेबल है कि इंडियन रुपीज़ कन्वर्ट हो जाता है, बट बाय द वे ऐसी कंडीशंस हो कि उनकी डिमांड ये रहे कि आप जो है यूएस डॉलर में जो है वो आप इन्वेस्ट कीजिए। तो अगर ऐसी डिमांड है तो सबसे पहले हमें यूएस डॉलर को मैनेज करना पड़ेगा, तभी जा कर के हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में जो है वो इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। तो इन्वेस्टमेंट के लिए भी पर्टिकुलर इसकी डिमांड हो सकती है अगर कंट्रीज में करना है। उसके बाद होता है इम्पोर्ट, कि इम्पोर्ट जब हम किसी गुड्स और सर्विसेज का करते हैं इम्पोर्ट, तो वहाँ पर पेमेंट करना होता है। तो पेमेंट अगर उस कंट्री की करेंसी में करना है तो उसके लिए सबसे पहले हमें उसको मैनेज करना पड़ेगा। तो इंपोर्ट के पेमेंट के लिए भी फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो है पर्टिकुलर कंट्री के थ्रू की जाती है कि उसको इंपोर्ट का पेमेंट करना है। इंपोर्ट का जो हमारी एक्सपोर्टर कंट्री है वो क्या चाहती है, किस कंट्री की करेंसी में पेमेंट चाहती है, एटलीस्ट हमें उसी कंट्री की करेंसी को मैनेज करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रॉड, की बहुत सी सर्विसेज होती है जो हम डायरेक्ट परचेज कर लेते हैं अब्रॉड से। तो इसमें आता है कि आप अगर एजुकेशन के लिए जैसे चाइना गए हुए थे, अभी बहुत से बच्चे वापस आ गए, तो वहाँ ये होगा कि जो चाइना की करेंसी एटलीस्ट आपको उसमें पेमेंट करना पड़ेगा। अगर हम मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए यूएस डॉलर जाते हैं तो वहाँ डॉलर को आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर स्टडी के लिए, मेडिकल के लिए, आप किसी भी और टूरिस्ट बन करके अगर आप कहीं जाते हो तो उसका पेमेंट जो है उस कंट्री की करेंसी में करना होता है। तो इन सब के लिए जो है वो यूएस डॉलर या उस कंट्री की करेंसी की डिमांड होती है। जिस टूरिस्ट प्लेस पे हम विजिटिंग के लिए गए हैं एटलीस्ट वहाँ वही कंट्री की करेंसी चलती है, तो उसको हमें मैनेज करना पड़ेगा, तो इसके लिए भी उसकी डिमांड होती है। नेक्स्ट आता है ग्रांट एंड डोनेशन। वैसे तो ग्रांट एंड डोनेशन यूनिलैटरल पेमेंट आप किसी भी कंट्री की करेंसी में दो, उनको एक्सेप्ट करना चाहिए, बट कभी कभी कंट्री की कंडीशन फिक्स हो जाती है कि आप हमें अगर डोनेशन दे रहे हो, ग्रांट दे रहे हो, हेल्प कर रहे हो, तो एटलीस्ट हमारी कंट्री की करेंसी हमें दीजिए कहीं से भी ला करके, या फिर यूएस डॉलर दे दीजिए, हम उसमें इजी गोइंग जो है ग्रांट और वो एक्सेप्ट कर लेंगे। तो ग्रांट और जो हम हमारी मर्जी से दे रहे हैं एटलीस्ट कभी कभी उसको मैनेज करने के लिए भी हमें उस कंट्री की करेंसी को परचेज करना पड़ता है, डिमांड करनी पड़ती है। उसके बाद आता है आपका स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग, कि अगर हम स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग में इंटरेस्टेड हैं, हम प्राइस में फ्लक्चुएशन से बेनिफिट्स लेना चाह रहे हैं, तो अगर हमें वहाँ अगर इन्वेस्टमेंट करना है आउटसाइड रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में, तो वहाँ जो इन्वेस्टमेंट करेंगे तो वो भी उसी कंट्री की करेंसी होना कंपलसरी होता है, ताकि हम स्पेक्यूलेटिव एक्टिविटीज़ से गेन कर सकें और कुछ अर्निंग कर सकें। तो इसके लिए भी हमें इसकी डिमांड होती है। नेक्स्ट आता है पेमेंट इनकम, कि अगर हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के कुछ जो है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हायर कर रखे हैं तो उनके पेमेंट के लिए भी हमें एटलीस्ट उनको उसी की कंट्री में जो है पेमेंट करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि मैंने कैपिटल जो है वो बोरो कर रखी है आउटसाइड द कंट्री, तो उसी कंट्री की
करेंसी में मुझे इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। अगर मैंने एंटरप्रेन्योर को वहाँ से हायर कर रखा तो उसको प्रॉफिट जो मैं दूंगी वो मैं उसी की कंट्री की करेंसी में दूंगी। अगर मैंने कहीं लैंड, लैब कैपिटल, कुछ लेबर कुछ भी ले रखा है तो इन सब फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को जो मेरे थ्रू जो रिवार्ड दिया जाएगा वो उस पर्टिकुलर कंट्रीज की करेंसी में दिया जाएगा जिस कंट्री से वो बिलोंग करता है। तो ये हो जाते हैं मेरे डायरेक्ट पेमेंट। तो इन सब के लिए जो है ये सारे कंपोनेंट्स जो हैं वो किसी कंट्री के लिए फॉरेक्स की डिमांड जो है वो इंक्रीज कर देते हैं और इन कंपोनेंट्स के बिहाफ पे डिमांड जो होती है वो हाई हो जाती है। अब देखिए सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज की ऐसे कौन कौन से फैक्टर है जिससे सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज जो है वो डिपेंड करती है। तो उसमें सबसे पहला आता है एक्सपोर्ट, कि अगर मैंने किसी कंट्री की करेंसी एक्सपोर्ट किया है, मेरे यहाँ से जो है मैं सर्विसेज और गुड्स दोनों का एक्सपोर्ट करती हूँ, तो एक्सपोर्ट करने के बिहाफ पे मुझे जो पेमेंट मिलेगा वो अगर मैं चाहूँ तो उस कंट्री की करेंसी में ले सकती हूँ। कि जैसे अमेरिका को किया तो US डॉलर, जापान को किया तो UK का पौंड, रसिया को किया तो रूबल ले लिया। तो जिस कंट्री को मैंने किया एक्सपोर्ट उसी कंट्री की करेंसी से मैं पेमेंट ले सकती हूँ। तो मेरे यहाँ पर्टिकुलर इंडियन इकोनॉमी में जो है उस कंट्री की करेंसी की सप्लाई जो है वो हायर हो सकती है। उसके बाद आता है इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि अगर इन्वेस्टमेंट किया जाता है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट होता है तो इन्वेस्टमेंट में भी ऑलमोस्ट जो होता है वो अपनी कंट्री की करेंसी अगर एज ए हमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है वो दे रहे हैं तो उससे भी क्या होगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट से भी कंट्री में फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड जो सप्लाई जो है वो हायर हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट के लिए अपनी कंट्री की करेंसी हमें दी है और हम यहाँ उसको कन्वर्ट कर करके जो है इन्वेस्ट कर रहे हैं। उसके बाद है डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। कभी कभी डायरेक्ट परचेज जो होते हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से होते हैं कि कोई टूरिस्ट यहाँ विजिटिंग के लिए आया, जैसे इटली से आया तो हम इटली की करेंसी ले सकते हैं, जापान से आया जापान की जो है ले सकते हैं, जर्मनी से आया तो जर्मनी का मार्क ले सकते हैं। तो अगर पर्टिकुलर कोई टूरिस्ट विजिटिंग के लिए आता है, मेडिकल फैसिलिटी लेने के लिए आता है, एजुकेशन के लिए आता है, तो वो अपनी कंट्री की करेंसी यहाँ इंडियन इकोनॉमी में ही इंडियन बैंक्स को पे कर सकता है, तो एटलीस्ट हमारे यहाँ उसकी सप्लाई जो है वो हायर हो सकती है। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो इसमें यह हो गया कि उन्होंने हमारे यहाँ से कुछ सर्विसेज हायर कर लिए और उन सर्विसेज के बदले में वो हमें रिवॉर्ड दे रहे हैं, तो जो रिवॉर्ड देंगे वो अपनी कंट्री की करेंसी में दे, या हम कंडीशन फिक्स कर दें कि आप जिस कंट्री से बिलोंग कर रहे हो अपनी कंट्री की करेंसी में हमें पे कीजिए, तो ये सप्लाई हायर हो सकती है। उसके बाद होता है लोन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, की अगर सपोज कीजिए मैंने लोन ले लिया इंडियन इकोनॉमी ने आउटसाइड द कंट्री, किसी कंट्री से किसी बैंक से लोन लिया है, तो लोन होता है वो उनकी कंट्री की करेंसी में भी हमें पे कर सकता है। जैसे यूके से लिया तो यूके की करेंसी, यूएसए से लिया तो यूएसए की करेंसी हमारे यहाँ उसकी सप्लाई को इंक्रीज कर सकती है। उसके बाद आता है ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, कि ऑलमोस्ट जो होता है रिचर कंट्री के थ्रू पुअर कंट्री को ग्रांट और डोनेशन दी जाती है। तो जब रिचर कंट्री ग्रांट एंड डोनेशन देती है तो वो अगर अपनी कंट्री की करेंसी में दे रहे हैं और हम उसको इजी गोइंग एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर वो क्या होगा, हमारे यहाँ फॉरेन एक्सचेंज की जो है वो सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी। तो दीज आर द फैक्टर ऑन विच, और अभी तो फैक्टर इनकम है, अभी तक तो मैंने आपको तो ग्रांट एंड डोनेशन फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। उसके बाद होता है इनकम रिसिप्ट, कि अगर कुछ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस के आउटसाइड द कंट्री लगे हुए हैं तो उनको जो रिवॉर्ड मिलेगा वो वहाँ की कंट्री की करेंसी में मिलेगा। जैसे सपोज कीजिए मैंने कैपिटल इन्वेस्ट कर रखी है तो मुझे वहाँ से जो इंटरेस्ट मिलेगा वो वहाँ की कंट्री की करेंसी में मिलेगा। अगर सपोज कीजिए मैं एज ए लेबर कहीं और वर्क कर रही हूँ तो मुझे वहाँ पेमेंट मिलेगा रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आउटसाइड द कंट्री कहीं भी। तो लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योरशिप, इस स्टाइल के फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को कहीं बाहर हमारे देने पर हमारे को जो रिवॉर्ड मिलता है एटलीस्ट वो उसी कंट्री की करेंसी में मिलता है, तो सप्लाई इंक्रीज हो सकती है। उसके बाद रेमिटेंस बाय नॉन रेजिडेंट, जो नॉन रेजिडेंट है, एनआरआईज वगैरह जो है उनके थ्रू भी कभी कभी कुछ रेमिटेंस सेंड किए जाते हैं। तो जहाँ जिस कंट्री में वो अभी रह रहे हैं फिलहाल वो वहीं की कंट्री की करेंसी सेंड करते हैं। तो दीज आर द फैक्टर विच इंक्रीज द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज इन इकोनॉमी। देन नेक्स्ट आता है, ये तो आपके डिमांड के फैक्टर थे, ये आपके सप्लाई के थे। अब आता है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि रियल में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट एटलीस्ट होता क्या है। देन फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज अ प्लेस वेयर इंटरनेशनल करेंसीज आर सेल एंड परचेज बाय सेलर एंड परचेजर। तो जहाँ पर इंटरनेशनल मार्केट वो जगह है जहाँ पर इंटरनेशनल लेवल की ऑल कंट्री की करेंसीज को सेल और परचेज किया जाता हो, जिस जगह पर आप जाके सेल भी कर सकते हो और परचेज भी कर सकते हो, तो एटलीस्ट उस मार्केट प्लेस को हम फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के नाम से जानते हैं। तो ये कोई पर्टिकुलर अभी ऐसा कुछ नहीं है, ऑनलाइन आप ट्रांजेक्शन कर सकते हो, कहीं भी बैठे आप इसके साथ
डीलिंग कर सकते हो। देन सबसे पहला फंक्शन क्या होता है, तो ये मार्केट तो समझ में आ गया आपको कि ये मार्केट क्या होता है, जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की ये होता है। इट इज़ ए सेंटर ऑफ ट्रेड फॉर डिफरेंट टाइप्स कंट्रीज करेंसी। ये एक सेंटर पॉइंट होता है जहाँ पर डिफरेंट टाइप्स की कंट्री की करेंसी को जो है वो एक्सचेंज किया जाता है, वहाँ पर जाकर के आप उसको एक्सचेंज कर सकते हो। अब आता है फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट की। रियल में फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या क्या फंक्शन प्रोवाइड करता है, तो फर्स्ट फंक्शन होता है ट्रांसफर फंक्शंस। सबसे पहले ये जो है वो ट्रांसफर फंक्शन जो है उसको हैंडल करता है। ट्रांसफर फंक्शन मीन्स इट इम्प्लाइज ट्रांसफर ऑफ परचेजिंग पावर इन टर्म ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अक्रॉस द डिफरेंट कंट्री। ये किसका ट्रांसफर करता है, परचेजिंग पावर का ट्रांसफर करता है अक्रॉस द वर्ल्ड में डिफरेंट टाइप्स की करेंसीज में। ये आपको परचेजिंग पावर देता है। तो ये ट्रांसफर ऑफ मनी कर रहा है, यहाँ से उस कंट्री की करेंसी को वहाँ से वहाँ सेंड कर रहा है, यहाँ से वहाँ सेंड कर रहा है, एक देश से दूसरे देश की मुद्रा को यह ट्रांसफ़र कर रहा है। तो आपके हाथों में परचेजिंग पावर जो है उस कंट्री की करेंसी से आता है। तो रियल में ये परचेजिंग पावर का ट्रांसफ़र करता है इंटरनेशनल लेवल पर। उसके बाद आता है क्रेडिट फंक्शंस, कि ये क्रेडिट फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। प्रोविज़न फॉर क्रेडिट फॉर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्टर के थ्रू जब एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट का ट्रांजेक्शन या कॉन्ट्रैक्ट हैंडल किया